देश में एक लहर चल पड़ा है, मोदी हटाओ सरकार है, जो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी सरकार चाहती है कि जातीय जनगणना नहीं हो। जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उन लोग को पता चल जाएगा कि हम कितना हैं, तो अपना अधिकार सरकार में रहते हुए भी इसका विरोध किया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था कि जातीय जनगणना हम कराएं। इनकी सरकार अगर 2024 में सरकार अगर बनती है तो निश्चित रूप से हमारा देश गुलाम होगा और गरीब लोगों की आर्थिक जो आज़ादी है वो छीन जाएगी और निश्चित रूप से हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। अभी गोपालगंज के अम्बेडकर भवन के समीप है और आज बता दें कि संपूर्ण क्रांति के अवसर पर राजद की ओर से गोपालगंज में आज एक धरना प्रदर्शन किया गया। तस्वीरों में आपको थोड़ा दिखाई भी दे रहा होगा कि संपूर्ण क्रांति दिवस पर भारत सरकार से जातीय जनगणना और नई शिक्षा नीति प्रणाली को लेकर ये लोग विरोध में है, धरने पे हैं। और हमारे साथ है गोपालगंज के लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी महान जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो धरनाएं चल रही है, आपकी मांगे चल रही है जाति जनगणना और नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा विस्तार बताइए कि क्या आप चाहते क्या सर? हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी का ये आह्वान है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा के लोग हैं, जो छोटे छोटे जाति में बटे हुए लेकिन काफ़ी बहुसंख्यक है, उन लोग को जब तक जनसंख्या पता नहीं चलेगा तब तक उन लोग को हर क्षेत्र में जनप्रतिनिधि, विधायक, एमपी, पार्लियामेंट जो लोग सदस्य होते हैं या पंचायती राज में या उच्च शिक्षा या नौकरियों में कैसे उन लोग को अधिक भागीदारी मिलेगा। हमारा नेता की यही सोच है कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। आइए, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। और जो देश के मनुवादी सरकार है, जो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी सरकार है, वो सरकार चाहती है कि जातीय जनगणना नहीं हो। जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उन लोग को पता चल जाएगा कि हम कितना हैं, तो अपना अधिकार वो लोग मांगने लगेगा। ये लोग दबा कर रखना चाहता है कि जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद फैलाकर हम लोग सत्ता में काबिज रहे। हमारे नेता का ऐसा नहीं सोच है। हमारे नेता समाजवादी नेता है, समाजवादी सोच का है। उन्होंने वंचितों के लिए अपने जीवन समर्पित किया है। आज उनको अंतिम सांस तक लड़ने के लिए आज हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे नेता अस्वस्थ होते हुए भी हमारे बीच हैं। ये बिहार के जनता और जनमानस का ये बहुत खुशी के दिन है कि हमारा नेता हमारे साथ हैं और जब तक रहेंगे तब तक गरीबों और दलित, शोषित, वंचितों के लिए आवाज बनकर रहेंगे। अच्छा, दूसरा है सर नई शिक्षा नीति को लेकर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नई शिक्षा नीति जो है गरीब विरोधी है। आज उच्च शिक्षा में खासकर हम शुरू करते हैं मेडिकल के पढ़ाई के, तो जो मेडिकल एमबीबीएस कोर्स होता है वे बहुत उच्च शिक्षा है, टेक्निकल कोर्स है। उसमें सरकारी में जो सीट है वो तो आरक्षण के माध्यम से पहले था कि जो लोग कैटेगरी में भी फॉर्म भरते थे, ओबीसी या एससी एसटी जो में भी, लेकिन उस बच्चा का नंबर सामान्य कैटेगरी के बराबर आता था तो सामान्य कोटा से उसका एडमिशन हो जाता था सरकारी मेडिकल कॉलेज में। आज 2014 के बाद केंद्र सरकार लागू कर दिया कि आप कितना ही नंबर लाए लेकिन जिस कोटी में फॉर्म भरे उसी कोटी में आपका सिलेक्शन होगा। ये एक तरह से आरक्षण से वंचित करना हुआ, एक तरह से शोषित आरक्षण घून के तरह समाप्त हो रहा है। और दूसरा मांग है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है पूरे देश में, उसमें आरक्षण के कोटा से जो लोग बच्चे जाते हैं उसको सरकारी जो फीस है उसके हिसाब से बच्चों के दाखिला हो मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि 10 लाख से 24 लाख तक प्राइवेट में पर ईयर फी है। उतना तक गरीब बच्चे नहीं दे पाएंगे और शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो सरकारी व्यवस्था करे, जो सरकारी कॉलेज में फीस लगता है कम से कम 50% सीट गरीब बच्चों के लिए जो प्राइवेट कॉलेज है वो भी हम लोग को हमारी पार्टी लड़ रही है कि गरीब के बच्चे भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सारा जो एमबीए कोर्स है, जो भी कोर्स है टेक्निकल, उसमें जाए।
तो जातीय जनगणना जब स्टार्ट हुआ था इसमें बीजेपी का काफ़ी योगदान था। उसमें बीजेपी के जो साथ में थी नीतीश कुमार के साथ में जो बीजेपी थी उस समय उनका भी सहमति था कि हाँ चलिए जातीय गणना होनी चाहिए। ना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सोच था। बीजेपी लोग सरकार में रहते हुए भी इसका विरोध किया, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था कि जातीय जनगणना हम कराएंगे। उन्होंने बिहार में पहला राज्य था कि शुरू भी कर दिया। आज हाई कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको फिलहाल रोक है, लेकिन आने वाले समय में जातीय जनगणना होगा। और जातीय जनगणना होगा तभी ये देश के गरीब शोषित वंचितों का, खासकर बिहार से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री जी तो बिहार में पूरे देश से अलग हट के बिहार में बहुत सारा चीज शुरू किए हैं। ये पहला शुरुआत नहीं है। जो महिलाओं का आरक्षण देने का और महिला सशक्तिकरण का पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो देश में पहली महिला को 35% आरक्षण देकर सम्मानित किया। आज गरीब शोषित जनता के लिए भी उन्होंने उसको अधिकार के लिए कि आप कितने हैं, कितने संख्या में है, आपका जितना संख्या है उतना भागीदारी होना चाहिए। उसके तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जातीय जनगणना शुरू किया था। हमारे नेता, युवा नेता तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है, वो भी है, हमारे नेता लालू जी हैं। हम लोग जातीय जनगणना कराकर ही रहेंगे, क्योंकि जब तक गरीबों का इंसाफ 2024 के पहले जातीय जनगणना होगी। बिल्कुल होगा। तो केंद्र में मोदी जी हैं तो अभी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। कर रहे हैं तो हम लोग आम जनता के बीच जा रहे हैं ना, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो आम जनमानस हमारे साथ रहेगा और जो जनता पीछे आ जाएगी तो फिर सरकार का है, उसको तो मानना पड़ेगा। ठीक है, बातचीत कर ली। चलिए हमारे साथ गोपालगंज के पूर्व विधायक प्रत्याशी जी हैं सर। इतने कड़ाके की गर्मी में धूप में धरने पर बैठे हैं सर, क्या कुछ कहेगा? धरना जो जातीय जनगणना जो बीजेपी ने रोकी है इस चीज़ को लेकर, क्या लगता है कि आपकी धरना से जातीय जनगणना फिर से स्टार्ट होने वाली है? देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार 1998 में जब देवेगौड़ा जी की सरकार बनी तो पहली बार यह सदन में लाया गया, जिसको आवाज़ पहली बार लालू यादव ने सदन में उठाया था और काफ़ी मजबूती से उठाए थे। उसके बाद 1998 में जनगणना का निर्णय हुआ, लेकिन जो ही जनगणना का निर्णय हुआ उसके बाद आप जानते हैं कि 1999 में सरकार गिरा दिया गया। तो इस तरह से जब जब जनगणना का आवाज़ उठा है, माननीय खास तौर से हमारे बिहार प्रदेश के लालू यादव जी की तरफ से, तब तक इसे गुमराह करके इसे समाप्त किया गया है। अब जैसा आप जानते हैं कि 1998 के बाद फिर पहली बार 2014 में आवाज़ उठा था, उस समय भी इसको दबाने का काम किया गया था। उसके बाद 2020 में भी आवाज़ उठा था और उससे जाकर 2023 में इसकी जनगणना शुरू हुई थी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बीजेपी के किसी नेता ने PIL दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में इसे रुकवाने का काम किया। तो ये रुकने वाला नहीं है, ये जनगणना हो के रहेगा। हम लोग जब तक जनगणना होगा नहीं तब तक लगातार हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। केंद्र में कैसे कहिएगा, केंद्र में है केंद्र शासित जो है बीजेपी, जो मोदी जी हैं उनके हाथ में लाठी है, वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। चला हुआ 80% काम हो गया था जातीय जनगणना में, लगभग 80% का काम हो गया था, 20% का काम रुका हुआ, फिर भी मोदी जी रुकवा दिए। आप लोग का धरना चालू है। अब इस धरना से आपको लग रहा है तो उनका तो 24-25 लगातार इलेक्शन आने वाला है, आपको भी पता है इसके बारे में। वो इलेक्शन से पहले हो जाएगी तो हो सकता है कि सारे लोग जान जाएं किसकी संख्या कितनी ज़्यादा है, कितना है, उस हिसाब से उसके लिए मोदी जी को खतरनाक हो सकता है ना ये। इसको तो वो तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारे रहते हुए 2024 में कि जातीय जनगणना हो जाए, क्योंकि वो अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा की घंटी हो सकता है। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे ही जनगणना रुका, पूरा देश जान चुका है इसके पीछे कौन है, और इसका पहला नतीजा उन्हें देखने के लिए मिला कर्नाटका में। तो कर्नाटका तो अभी अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। इसलिए मैं जानता हूं कि अभी जो ये आह्वान हुआ है कर्नाटका से, पूरा सफाया होने जा रहा है हिंदुस्तान से ये मोदी सरकार का। इसलिए कि आप महंगाई देख रहे हैं। आज किसी गरीब को अगर 400 रुपया डेली का मजदूरी है तो समझ लीजिए कि उसको कम से कम 400 में तो उसका बच्चे खाने लायक नहीं है, खाने की स्थिति नहीं है। तो बहुत महंगाई स्थिति है, बहुत महंगाई है। काफ़ी देश बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर 2025 में इनकी सरकार, अगर 2024 में सरकार अगर बनती है तो निश्चित रूप से हमारा देश गुलाम होगा और गरीब लोगों की आर्थिक जो आज़ादी है वो छीन जाएगी।
और निश्चित रूप से हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा है, निश्चित रूप से सफाया होगा। पूरे देश में एक लहर चल पड़ा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा आपसे। मोदी हटाओ देश बचाओ, जो पक्ष का जो रहेगा सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा सर? सबसे बड़ा सवाल रहेगा। नहीं सर, थोड़ा सा ये रणनीति तो 12 तारीख को क्लियर हो जाएगा ना। 12 तारीख को हमारे सभी नेता बैठ रहे हैं और सभी लोगों ने मिल करके तय करेंगे कि कौन मेरा नेता होगा। धन्यवाद। चलिए बातचीत करेंगे सर, धन्यवाद।